आज का टॉपिक जो है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी हाल ही में हुए हमारे इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताता है कि कैसे हम लोग फूड सरप्लस कंट्रीज़ में से एक बन गए हैं। और अगर देखा जाए तो ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपकी कोई से भी स्टेट पीएससी के लिए भी इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो होता है वो एक आर्ट होता है और साइंस होता है, जिसके थ्रू आप लैंड में कल्टीवेशन करते हो और क्रॉप्स उगाते हो और लाइफ स्टॉक को रेयर करते हो। एग्रीकल्चर के काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारी कंट्री में। उसके साथ अगर डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर है, आप ज़्यादा अलग अलग तरीके से खेती करते हो, अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, आप न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देते हो अपनी कंट्री को। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये साथ में एम्प्लॉयमेंट भी देता है, और एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमम तो नहीं, मतलब एक तरह से 45% आज के टाइम पे भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर ही दे रहा है, जबकि इसका जीडीपी में योगदान उतना ज़्यादा नहीं है। कम से कम 15% से ज़्यादा योगदान अभी भी जीडीपी में नहीं दे रहा है। उसके अपने रीजंस है। एग्रीकल्चर जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये एक तरह से डिमांड भी क्रिएट करता है। ये एक तरह से डिमांड भी क्रिएट करता है कि भैया इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, जैसे ट्रैक्टर्स हुए, फर्टिलाइजर्स हुआ, इंडस्ट्रियल गुड्स और भी जो होते हैं ना, आपके यूरिया वगैरह, सबके लिए ये एक डिमांड क्रिएट करता है कि भैया एग्रीकल्चर एक हमें सप्लाई भी देना है उनको। अब एग्रीकल्चर, अभी कोरोना के टाइम पे भी एग्रीकल्चर जो था वो एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर या कुशन इफेक्ट के तौर पे भी देखा गया था, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन वापस प्राइमरी सोर्स की तरफ चले गए थे, एग्रीकल्चर में चले गए थे। ये शॉक एब्जॉर्बर भी था, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से आप बोल सकते हो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का भी लोचा है। देखा जाए तो एग्रीकल्चर में मतलब ऐसे इन टोटल की बात करें कि 2019 में 14.7 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई थी। अब 14.7 मिलियन जॉब्स में से 70% जॉब जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ही करेक्ट, मतलब एक तरह से डेवलप हुई थी। वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई थी। वर्ल्ड बैंक ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट में बोला था, अगर आप 1% भी डेवलप करते हो एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो ये रिटर्न बहुत अच्छा देता है, 2 से 3 टाइम्स पॉवर्टी एलिवेशन में आपकी हेल्प करेगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी सेक्टर में 1% की भी ग्रोथ कर रहे हो और वो आपको रिटर्न में 2 से 3% पॉवर्टी एलिवेशन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो, तो जिसकी वजह से आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मिलता है। तो मेजर एक्सपोर्ट जो है हम लोग का राइस होता है, मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, और भी होते हैं, पर ये बेसिक यही है। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर एड की बात करें तो अब एग्रीकल्चर एड, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एग्रीकल्चर जितने फार्मर्स करते हैं, अगर कॉर्पोरेट लेवल पे भी कर रहे हैं, तो उनका सरप्लस क्रिएट होता है। तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है कैपिटल फॉर्मेशन करता है। एग्रीकल्चर जो होता है वो एक कैपिटल फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से सेविंग्स क्रिएट होती है, और जिसकी वजह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल उसमें आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उसको आप खर्चा कर सकते हो, जो एक तरह से आगे जाके आपकी इकोनॉमी और जीडीपी में ही हेल्प करेगा। तो एक तरह से ये एग्रीकल्चर एड करता है कैपिटल फॉर्मेशन में, जो आगे जाके आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर जो है एक तरह से डिमांड भी क्रिएट करता है सर्विस सेक्टर्स के लिए भी, लॉजिस्टिक्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, बैंकिंग के लिए, जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। क्योंकि हमें अगर एग्रीकल्चर को मतलब इन टोटल इंक्लूसिव बनाना है इकोनॉमी के साथ, तो हमें इन सारे सेक्टर्स को ज़रूर इंटीग्रेट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर के साथ। अब हम आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताते हैं एग्रीकल्चर का, हम लोगों को कैसा था आज़ादी के टाइम पे। अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें 1947 के टाइम पे, तो हम लोग की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पर यह था कि हम लोग की जो आबादी थी वो 53% एग्रीकल्चर के साथ मर्ज थी। और देखा जाए तो 53% जीडीपी हम लोग का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करके देता था, और 73% आबादी जो थी वो एग्रीकल्चर के साथ इंगेज थी। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो थे उस टाइम पे, वो लोग प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते थे। मैक्सिमम जो फार्मर्स थे उनके पास 30% फार्मर्स जो थे उनके पास वुडन ब्लॉक था। 6% ही जो थे वो फर्टिलाइज़र पे यूज़ करते थे, और 80% लोग जो थे वो मानसून पे डिपेंड थे। आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम पे कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है इस चीज़ को लेके। आज के टाइम भी 49% लोग जो है वो मानसून पे डिपेंडेंट हैं, पर तब भी ड्रास्टिक तो नहीं बोलूँगा, पर काफ़ी कम हो गया है। अब देखा जाए तो उस टाइम के हिसाब से मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो थे वो सब्सटेंटिव थे, मतलब वो खुद का कमाते थे, खुद का खाते थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो इनकम जनरेट नहीं कर रहे थे, कैपिटल उनके पास नहीं आ रहा था, और ना ही सेविंग्स आ रही थी। अब जब इंसान के पास ना ही सेविंग्स आएगी, तो वो कैसे आपका, मतलब अगर सेविंग्स ही नहीं है आपके पास
और ना ही कैपिटल है, तो आप कैसे आगे जाके कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी अपना डेवलपमेंट कर पाओगे। तो वही सेम चीज़ इन लोग के पास हो रही थी, ना ही इनके पास कैपिटल था, ना ही इनके पास टेक्नोलॉजी थी। तो इसकी वजह से कोई प्रोडक्टिविटी इनके पास था नहीं कुछ। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो था उस टाइम पे पुअर प्रोडक्टिविटी स्टेट से गुजर रहा था। साथ में हम लोग का प्रोडक्शन स्टेट भी नहीं था, मतलब हम लोग का एक तरह से उत्पाद भी नहीं था, और हम लोग की साथ में प्रोडक्शन मतलब उतना हो भी नहीं रहा था, पैदावार भी नहीं हो रही थी। अब कभी जैसे 1965 और 66 में भी जब हम लोग का मानसून फेल कर गया था, और जब जब मानसून फेल होता है, जब इतनी हैवीली डिपेंडेंट आपकी इकोनॉमी मानसून के ऊपर है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका सिग्निफिकेंट फूड शॉर्टेज हो जाता है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। एक और बात बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। हम लोग की उस टाइम पे इकोनॉमी जो थी वो होल मतलब मैक्सिमम जो थी वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी। जीडीपी में 53% योगदान था एग्रीकल्चर का, और आपकी वर्क फोर्स जो थी वो 73% एम्प्लॉयड थी। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते थे। 30% जो थे वो फूड एंड ब्लॉक वगैरह, 6% जो थे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते थे, और 80% जो थे वो मानसून डिपेंडेंट थे। आज के टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, कम पर है, थोड़ा सा कम हो गया है। उस टाइम में मैक्सिमम फार्मर जो थे वो सब्सटेंटिव थे, अपना कमाते थे, अपना खाते थे। मतलब यूजुअली वो कोई भी चीज़ बिजनेस के लिए या बेचने के लिए नहीं कमाते थे, जिसकी वजह से उनके पास कोई इनकम नहीं थी और ना ही उनके पास सेविंग्स थी। अब ये जब उनका सेविंग्स नहीं थी, कैपिटल नहीं था, तो उनका टेक्नोलॉजी भी डेवलप करने का चांस नहीं था उनके पास। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो था पैदावार भी कम कर रहा था और प्रोडक्शन की क्वालिटी भी कम थी। अगर मैं बात करूँ कि अब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, तो सरकार ने इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए थे। ये हम लोग को, अगर आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के बारे में ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से 56 के बीच में आया था। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आया था। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आया था। इनका मेन गोल जो थे कि भैया हमें डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना है, हमें रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना है, हमें साथ ही साथ स्टोरेज सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना है, और साथ ही साथ हमें ऐसा कुछ वेइंग सिस्टम बनाना है जो सब जगह यूनिफॉर्म हो। और साथ में गवर्नमेंट सोच रही थी कि हमें एक और चीज़ पे इसमें मतलब ध्यान देना चाहिए, दबाव देना चाहिए। वो था लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। और लैंड रिफॉर्म्स को लेके आप जानते ही हो, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो लैंड को एज अ आपका राइट्स में रखा गया था, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था, पर बाद में हटा के उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में रख दिया गया। मतलब काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था वो, पर ये इसलिए सरकार इसको छूने में थोड़ा डर रही थी। पर इसको उस टाइम पे सोचा गया था कि हमें लैंड रिफॉर्म्स में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ज़मींदारों के पास जब ज़मींदारी एबोलिशन नहीं हुआ था तो लोगों के पास बहुत लंबा लंबा मतलब बहुत बड़े बड़े ज़मीन थे ज़मींदारों के पास। पर वो ज़मींदार एक्चुअली काम नहीं करते थे उन ज़मीनों पे। ज़मींदार उन ज़मीनों में एक्चुअली काम नहीं करते थे। ज़मींदार के अलावा उन ज़मीनों में छोटे छोटे टिलर्स काम करते थे, और वो चाहते थे कि ये जो टिलर्स हैं इनको वो ज़मीन मिले, जो मतलब एक्चुअली उस ज़मीन पे खेती करते थे उनको वो ज़मीन मिले। हावेवर ये जितना भी प्रोसेस जो सोच के रखा गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, स्टोरेज बनाना या लैंड रिफॉर्म्स लाना, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे। अब कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम लगता है, और ये एकदम से आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा देगा। तो इसका सिंपल सा मतलब था कि हम उस टाइम पे भी काफ़ी डिपेंडेंट थे अपने इम्पोर्ट्स को लेके। अब इम्पोर्ट्स हमारे बढ़ते जा रहे थे, फूड प्रोडक्शन जो था वो इम्प्रूव नहीं हुआ था इमीडिएटली। तो फूड प्रोडक्शन जो था हम लोग का इम्प्रूव नहीं हुआ था इमीडिएटली। अब इतना सारा कंसर्न चल रहा था, हम इम्पोर्ट्स पे इतना ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट हो गए थे, तो तब जाके हम लोग ने फूड फाउंडेशन की मदद ली थी। कि फूड फाउंडेशन से बोला था कि आप अपने रिसर्च करिए, हमें रिपोर्ट बताइए कि कैसे हम अपने प्रोडक्शन को डेवलप करा सकते हो, और आगे जाके हमारी जनरेशन जो है वो ठीक रह सकती है। अब देखा जाए तो फूड फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट निकाली, उसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब दो दो वर्ड्स याद रखिएगा, एक एक्सटेंसिव होता है, एक इंटेंसिव होता है। मैं मतलब बेसिक बता दे रहा हूँ अगर किसी को नहीं पता हो तो। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो होता है मतलब अगर आप देखना चाहो, ये देखो, अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहोगे तो ये अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। एक्सटेंसिव का मतलब होता है ज़मीनें बड़ी करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ज़मीनें हो, लंबे लंबे ट्रैक्ट्स हो, ठीक है। पर इंडिया के पास, इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम ज़मीनें बड़ी नहीं कर सकते। हमारे पास जितनी ज़मीन है हमें उसमें ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटेंसिव लाया गया। इंटेंसिव का मतलब ज़मीनें तो आपके पास उतनी रहेगी, आपको टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप करनी पड़ेगी, कैपिटल ज़्यादा देना पड़ेगा।
तो सेम यही हुआ। रिपोर्ट जब आई, रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। वापस से सुनिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्या हुआ, इन्हें सिलेक्ट किया 7 डिस्ट्रिक्ट को 7 स्टेट से। बेसिक इन लोग ने प्रोवाइड किया था कैपिटल और टेक्नोलॉजी। जब इनको थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिलने लगे तो इनने वापस से इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का सोचा। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ा के इन लोगों ने फैलाया 114 डिस्ट्रिक्ट में, जो दूसरे प्रोग्राम के अंदर आ रहा था। इस प्रोग्राम का नाम था इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। देखो मैं वापस से बता रहा हूँ, 2 प्रोग्राम थे। एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब इसी प्रोग्राम, मतलब मैं आपको बेसिकली वापस बता रहा हूँ कि 2 प्रोग्राम से। एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसका मेन काम था कि भैया हमें कैपिटल प्रोवाइड करना है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है, ताकि ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें थोड़ा सा फूड प्रोडक्शन बढ़ के दिख सके। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया था दूसरे प्रोग्राम के द्वारा, जिसका नाम था इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम के अंदर हमने 114 डिस्ट्रिक्ट्स को अंदर लिया था। पर क्या हुआ कि समय का दस्तूर ऐसा था कि 1965 और 66 में बहुत भयंकर ड्रॉट हो गया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो था वो फेल हो गया और जिसकी वजह से शॉर्टेज आ गया हमारे फूड प्रोडक्शन में। अब इसके बाद सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने सोचा कि हमें कुछ तो करना है, क्योंकि फूड शॉर्टेज आ रहा था, साथ ही साथ आपका मतलब फूड शॉर्टेज के साथ क्राइसिस भी बढ़ रहा था। जब फूड शॉर्टेज बढ़ता है ना, तब तक क्राइम भी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि खाना नहीं रहेगा तो इंसान कहीं से तो लाएगा उसको। अब साथ में इसके बाद दूसरा प्रोग्राम आया, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम को अगर आप देखा जाओ तो ये एक तरह से स्पेसिफिक प्रोग्राम्स थे, है ना। इनने कुछ मतलब एक तरह से पहले से ही सोच के रहता है कि किन किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो था वो लॉन्च हुआ था 5 क्रॉप्स के लिए, आपका वीट के लिए, राइस के लिए, जवार के लिए, बाजरा के लिए और मेज़ के लिए। वीट और राइस जो था इनमें से वो मेनली लाया गया था, वीट लाया गया था मैक्सिको से और राइस लाया गया था फिलीपींस से। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है, अगर हम थोड़ा डीप में जाके बात करें इस चीज़ के बारे में कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कैसे अलग है नॉर्मल सीड्स से। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ला है, मतलब एक तरह से अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक तरह से 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा पैदावार करती है, और 2 से 3 टाइम ज़्यादा पैदावार के साथ इसके मैच्योरिटी टाइम भी कम है। मतलब किसान चाहे तो कम पीरियड में 1 साल में बहुत बार खेती कर सकता है। वापस से बताता हूँ आपको, कोई चिंता की वाली बात नहीं है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अगर हम नॉर्मल सीड से कंपेयर करें तो उसकी पैदावार ज़्यादा होती है, 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है एक्चुअली, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और इसके साथ ये इनपुट इंटेंसिव क्रॉप होती है, मतलब आप जब लैंड ट्रैक्ट बढ़ा नहीं सकते हो तो आप HYC सीड यूज़ कर रहे हो, तो इसमें आपको देना पड़ेगा, बहुत कुछ देना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा। मतलब इसमें ये सीड नॉर्मल सीड से पानी ज़्यादा लेती है, ये सीड केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा लेती है, ये सीड पेस्टिसाइड ज़्यादा लेती है। उसके साथ तभी मतलब ये तभी जाके एक अच्छा पैदावार प्रोड्यूस करेगी। अब ये सीड का क्या है, मैच्योरिटी पीरियड भी बहुत कम है, मतलब ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो ये एक तरह से फार्मर को अपॉर्चुनिटी दे रहे थे कि भैया हम मल्टीपल क्रॉप्स क्यों नहीं उगाए 1 साल में, ये हमारे पास एक चांस है प्रॉफिट कमाने का। तो जब उस टाइम के बाद से हमारे जो फार्मर्स थे वो सब्सटेंटिव फार्मिंग के से आगे बढ़कर अपने मतलब एक तरह से सब्सटेंटिव फार्मिंग से आगे बढ़ गए, और फिर आपके मतलब एक तरह से बेचने की माइंडसेट से सोचने लग गए कि भैया हम भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, कमर्शियल फार्मिंग की तरफ चले गए। ठीक है ना, हाँ, मतलब एक तरह से सब्सटेंसिव से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ चले गए। अब बहुत सारी चीज़ें ना इस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है। आज के टाइम पे भी आपको इस चीज़ की रिलेवेंस दिखेगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम हमने सिर्फ कुछ स्टेट्स को ही क्यों चुना, और उसका रिजल्ट हमें आज के टाइम पे भी दिखता है कि इंडिया में जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो बहुत अनइक्वल है, इम्बैलेंस टाइप का ग्रोथ है। कुछ स्टेट जो है वो बहुत हाईली डेवलप्ड है और कुछ तो अभी भी बेयरली डेवलप्ड है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। मैं नाम ले सकता हूँ वैसे तो, जैसे बिहार हुआ, आपका झारखंड हुआ, आपके बहुत सारे स्टेट्स जो है वो काफ़ी उतने वेल डेवलप्ड नहीं है, और कुछ स्टेट्स काफ़ी डेवलप्ड है। उसका रीज़न ये नेक्स्ट टॉपिक में ही है।
तो क्यों ही पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी को चुना गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए? सबसे मेन फ़ायदा था पंजाब हरियाणा इन सबको चुनने का, क्योंकि वहाँ पर भाखड़ा नंगल डैम था, तो आपका अश्योर्ड इरिगेशन था। पर और क्या, वो तो और जगह भी आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाती है, ईस्ट साइड में तो मिल ही जाती, पानी की व्यवस्था तो हो ही जाती थी, क्योंकि आपकी पूरी गंगा वैली बन रही है। पर दूसरा रीज़न था महलवारी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा कि अगर आपको महलवारी सिस्टम के बारे में पता हो। महलवारी सिस्टम की वजह से क्या हुआ था कि महलवारी सिस्टम नहीं पता तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि एक कस्बा रहता है और कस्बे के हिसाब से ज़मीन का टुकड़ा बिकता है। मतलब कोई इंसान के नाम पे ज़मीन नहीं होती है, वो पूरे गांव के नाम पे ज़मीन होती है। गांव वाले अपने अपने में डिवाइड कर लेते हैं, और जब टैक्सेशन देने की बारी आती है तो गांव का जो मुखिया होता है वो टैक्सेशन सबसे कलेक्ट करके वो सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था। मतलब ये जो पूरी ट्रैक्ट है लैंड की, ये पूरी गांव की है, और उस गांव की लैंड को ये आपस में बांट लेते थे विलेजर्स, और फिर वो टैक्सेशन मतलब गांव गांव का जो वो मुखिया था उसको देते थे, और फिर उसके थ्रू वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता था। अब महलवारी सिस्टम की वजह से क्या होता था कि इनके पास एक क्लियर लैंड रिकॉर्ड्स थे, जो दूसरे सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे रेवतवारी हुआ और जो दूसरे हैं परमानेंट सेटलमेंट के टाइप के। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि सरकार को हेल्प मिलेगी कि भैया जो नई सीड्स हो रहे हैं इनका इम्पैक्ट पड़ने में इनको हेल्प मिलेगी। थर्ड चीज़ इन लोगों ने वहाँ पर क्या करी कि लैंड कॉन्सोलिडेशन कर दिया। देखो उस टाइम पे ज़मीन छूना बहुत बड़ी बात थी, कोई लैंड कॉन्सोलिडेट कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे, ज़मींदारी तख्त भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो लैंड कॉन्सोलिडेट करना पंजाब जैसे पंजाब में कर दिया, और जो पॉसिबल हुआ पंजाब हरियाणा जगह में, तो इसलिए वहाँ पर डेवलपमेंट भी हुआ। तो लैंड कॉन्सोलिडेशन करने की वजह से वहाँ पर हमें लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मिल गया, और जब जब लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मिलता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप बड़े लैंड में ज़्यादा खेती कर रहे हो। अब लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड जैसे ही मिला आपको, तो आपकी पैदावार बढ़ गई, पैदावार बढ़ी तो यहाँ पर फार्मर्स में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।